सो वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल इंसेन। आईपीसी का जो सेक्शन 498 ए है, इसमें जब एफआईआर रजिस्टर होता है हस्बैंड के अगेंस्ट, हस्बैंड के रिलेटिव्स के अगेंस्ट, तो इसको हाई कोर्ट कब क्वेश कर सकता है। अगर सपोज करो कि हस्बैंड या हस्बैंड का कोई भी रिलेटिव हाई कोर्ट अप्रोच करता है उस एफआईआर को क्वेश करने के लिए, या उसके खिलाफ जो 498 ए की प्रोसीडिंग चल रही है कोर्ट में, अगर उसको क्वेश करवाने के लिए वो हाई कोर्ट अप्रोच करता है, तो उसके लिए किन किन कंडीशंस का होना जरूरी है, ये हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में समझेंगे। इसके साथ ही साथ समझेंगे कि क्या हाई कोर्ट जो एविडेंसेस हैं उनका एनालिसिस कर सकता है, क्या एविडेंसेस का ट्रायल कर सकता है, इसको भी समझेंगे। और साथ ही साथ समझेंगे कि अगर 498 ए के केस में पत्नी ने कोई स्पेसिफिक एलिगेशन किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं लगाया है। एग्जाम्पल के तौर पर समझो कि अगर वाइफ ने हस्बैंड के अलावा किसी और दूसरे व्यक्ति पर कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं लगाया है, लेकिन नाम लिया है उसका कि हाँ उसने भी मेरे साथ क्रुएलिटी की है, हैरेस किया है मुझको डाउरी को लेकर, तो क्या इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जहां पर कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं लगा है, क्या वह व्यक्ति एफआईआर को क्वैश करवा सकता है? क्या उसके खिलाफ जो एफआईआर रजिस्टर हुई है उसको क्वैश किया जा सकता है? क्या वो उस केस से बरी हो सकता है? इसको भी हम आज इस पर्टिकुलर वीडियो में समझने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड थ्रू द वीडियो सो दैट यू कैन हैव अ वेरी बेटर पर्सपेक्टिव ओवर द सिचुएशन। इस पर्टिकुलर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, ये तीन चीज़ें, इन तीनों चीज़ों को हम एक केस के माध्यम से डिस्कस करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल फिलहाल में ही डिसाइड किया है, 2025 में ही। इस केस का नाम है रेणुका वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अनदर। इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों चीजों पर डिस्कस किया, इन तीनों चीजों को डिटेल में समझाया कि किस तरह से हाई कोर्ट किसी भी एफआईआर को क्वेश करते समय किन कंडीशंस पर ध्यान देगा, क्या चीजें जो है हाई कोर्ट माइंड में रखेगा अपने, ताकि वो प्रॉपर तरीके से एफआईआर को क्वेश कर सके। तो बेसिकली सबसे पहले ये समझो कि किन कंडीशंस की ज़रूरत होती है। हम जो पहली चीज़ समझने वाले हैं कि किन कंडीशंस की ज़रूरत होती है एफआईआर को क्वेश करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर अपने एक पुराने जजमेंट को कोट किया। इस जजमेंट का नाम है आरपी कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस पर्टिकुलर जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने तीन कंडीशंस बताई थी कि इन्हीं तीनों कंडीशंस में ही कोई एफआईआर क्वेश की जा सकती है, अदरवाइज नहीं। हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर होता है कि वो एफआईआर को क्वेश कर सकता है, लेकिन इस इनहेरेंट पावर को यूज करने के लिए तीन कंडीशंस भी होनी चाहिए। अगर इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन उस केस में एग्जिस्ट कर रहा है तो एफआईआर क्वेश हो जाएगा, लेकिन अगर ये तीनों ही कंडीशंस उस केस में एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं तो एफआईआर किसी भी कीमत पर क्वेश नहीं होगा। अगर कोई वकील या XYZ कोई भी हस्बैंड को ये गाइड करे कि भाई वो अपना केस क्वैश करवा ले, तो हस्बैंड को सबसे पहले बेसिकली यहाँ पर ये देखना होगा कि इन तीनों कंडीशंस में उसका केस फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा। अगर इन तीनों में से किसी भी एक कंडीशन में उसका केस फिट बैठ रहा है तो जो है वो केस को जो है क्वैश करवा सकता है, अदरवाइज केस जो है क्वैश नहीं होगा। अब ये तीनों कंडीशंस क्या हैं, वन बाय वन करके समझते हैं। पहली कंडीशन ये है कि अगर कोई केस किसी पर्टिकुलर लॉ द्वारा बार्ड है और अगर वो रजिस्टर हो गया है तो जो है केस क्वैश किया जा सकता है। सपोज करो कि अगर कोई व्यक्ति किसी केस को फाइल कर रहा है, किसी पर्टिकुलर सेक्शन में फाइल कर रहा है, रजिस्टर कर रहा है, एफआईआर रजिस्टर करवा रहा है, लेकिन लॉ कहता है कि भाई इस पर्टिकुलर सेक्शन में एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं होगी, कोई केस फाइल नहीं होगा। तो इस तरह से अगर कोई केस किसी पर्टिकुलर लॉ द्वारा बार्ड है और अगर वो रजिस्टर हो गया है तो जो है केस क्वैश किया जा सकता है। हाई कोर्ट उस केस को क्वैश कर सकता है जो किसी पर्टिकुलर लॉ द्वारा बार्ड है। तो बेसिकली ये पहला कंडीशन है। अब दूसरी कंडीशन ये है कि अगर सपोज करो कि एफआईआर रजिस्टर की गई, कंप्लेंट रजिस्टर किया गया, लेकिन कंप्लेंट को देखकर ही, एफआईआर को देखकर ही लग रहा है कि कोई ऑफेंस बन ही नहीं रहा है। मतलब यहाँ पर यह है कि अगर एक लेमैन भी उस एफआईआर को पढ़े तो वो भी समझ सकता है कि भाई कोई ऑफेंस नहीं बन रहा है, कोई अपराध नहीं बन रहा है, इसके बावजूद एफआईआर रजिस्टर कर लिया गया है, केस को रजिस्टर कर लिया गया है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी एफआईआर को क्वेश किया जा सकता है, एफआईआर जो है हाई कोर्ट क्वेश कर देगा। ये दूसरी कंडीशन है। अब तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन को भी समझ लो।
तीसरी कंडीशन के अकॉर्डिंगली अगर सपोज करो कि एफआईआर रजिस्टर हो चुका है, केस रजिस्टर हो चुका है, लेकिन उस केस के रिगार्डिंग, एफआईआर के रिगार्डिंग कोई एविडेंस जो है पुलिस ने प्रोड्यूस नहीं किया है कोर्ट में, तो यहाँ पर भी एफआईआर को क्वेश किया जा सकता है। या मान लो कि एविडेंस कोर्ट में दे दिया है, लेकिन उस एविडेंस से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि वो एविडेंस उस ऑफेंस को कोरोबरेट ही नहीं कर रहा, उस ऑफेंस से उस एविडेंस का कोई लेना देना ही नहीं है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी एफआईआर को क्वेश किया जा सकता है। तो ये 3 कंडीशंस हैं जिसमें एफआईआर को क्वेश किया जा सकता है। सो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने आरपी कपूर के केस में इन तीनों कंडीशंस का जिक्र किया था। इन तीनों कंडीशंस में हाई कोर्ट एफआईआर को क्वेश कर देगा अपने इनहेरेंट पावर को यूज करते हुए। तो यहाँ पर बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को रेफर किया और कहा कि भाई देखो ऑलरेडी ये चीज जो है डिसाइडेड है कि इन 3 कंडीशंस में ही एफआईआर को क्वेश किया जा सकता है। अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो फिर एफआईआर को क्वेश नहीं किया जा सकता है। तो अगर पति को या पति के घर वालों को कोई ये सलाह दे रहा है, ये गाइड कर रहा है कि भाई एफआईआर को क्वेश करवा दिया जाएगा, तो सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या आपका केस इन तीनों कंडीशंस में से किसी भी एक कंडीशन में फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। अगर नहीं बैठ रहा है तो फिर क्वेश्चन में जाने का कोई फायदा नहीं है, आपकी एफआईआर क्वेश नहीं होगी। अब इसके बाद हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर कि क्या हाई कोर्ट जो एविडेंसेस कोर्ट में प्रोड्यूस किए गए हैं उनका एनालिसिस कर सकती है, उनके बारे में कंसिडर कर सकती है। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि हाई कोर्ट का काम ट्रायल करने का नहीं है। जो भी एविडेंसेस कोर्ट में गए हैं, अगर प्राइमा फेसाई देखकर उनको लग रहा है कि ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ है, तब तो एफआईआर को क्वेश किया जा सकता है। मगर हाई कोर्ट एविडेंसेस का ट्रायल नहीं कर सकती है। एविडेंसेस का ट्रायल करने का काम ट्रायल कोर्ट का होता है। एविडेंसेस सही हैं या गलत हैं, ये चेक करने का काम ट्रायल कोर्ट का होता है, ये हाई कोर्ट का काम नहीं है। यहाँ पर अगर हस्बैंड ये सोचे कि जो एविडेंसेस उसके पास हैं वो हाई कोर्ट में प्रोड्यूस करके अपने केस को क्वेश करवा ले, तो ऐसा नहीं होगा। उसके पास जो भी एविडेंसेस हैं वो ट्रायल कोर्ट में दिखा सकता है, बट क्वेश्चन के समय उसके जो एविडेंसेस हैं वो काम नहीं आएंगे। इसको सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्लियर कर दिया। अब इसके बाद आते हैं हम अपने तीसरे पॉइंट पर। अगर वाइफ ने कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं लगाया है, तो क्या यहाँ पर वह व्यक्ति जिसके खिलाफ स्पेसिफिक एलिगेशन 498A के केस का नहीं लगा हुआ है, क्या वो अपने खिलाफ रजिस्टर हुए एफआईआर को या केस को क्वेश करवा सकता है? यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई देखो, अगर कॉमन ऑब्जेक्ट या कॉमन इंटेंशन शो हो रहा है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं भी लगा है, अगर सिर्फ उसका नाम लिया है पत्नी ने, तो भी जो है एफआईआर को क्वेश नहीं किया जाएगा। ये जो जजमेंट है रेणुका वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, इसके पैरा नंबर 15 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा, आप इसको यहाँ पर पढ़ सकते हैं, When multiple accused shares common intention and common object to commit a crime, it is irrelevant to determine the exact role played by each of them in the assault। मतलब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ये कहना चाह रहा है कि जो हमने ये परसेप्शन अपने माइंड में क्रिएट किया हुआ है कि 498 केस में हर एक व्यक्ति का स्पेसिफिक रोल वाइफ को बताना पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर वाइफ स्पेसिफिकली किसी भी व्यक्ति के बारे में ये नहीं बताती है कि उसने मेरे साथ क्रुएलिटी की, मुझको टॉर्चर किया, इस दिन किया, इस तरह से किया, अगर पत्नी नहीं भी बताती है, लेकिन ट्रायल के दौरान अगर कॉमन ऑब्जेक्ट प्रूव हो जाता है, कॉमन इंटेंशन प्रूव हो जाती है, तो इस सिचुएशन में उस व्यक्ति को कन्विक्ट किया जा सकता है। सो बेसिकली यहाँ पर इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया। ये थोड़ा सा जो है यहाँ पर एक सेटबैक है हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव्स के लिए। सो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर है कि अगर पत्नी ने कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं भी लगाया है अगर, तो भी जो है अगर कॉमन इंटेंशन प्रूव हो गया, कॉमन ऑब्जेक्ट प्रूव हो गया, तो यहाँ पर जो है उसको सजा मिल सकती है। सो ये 3 पॉइंट्स जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में क्लियर किया, जो आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।